गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? एकदम टीनी टीनी स्ट्रक्चर, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में सेल के, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेन्युलर होते हैं, मतलब इनमें फ्लूइड भरा रहेगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, किस किस टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम बेसिकली क्या है? राइबोसोम बेसिकली एक सेल का ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। हम लोग जानते हैं सेंट्रल डॉग्मा में कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये राइबोसोम जो है, आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो उसके जिसको हम लोग क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है? बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसको नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी देखने के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। बहुत छोटा टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम क्या है? ये ग्रेन्युलर टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं। राइबोसोम में कैसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। हम लोग जानते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जो एडवांस एनिमल है उनको यूकैरियोट कहते हैं, और बैक्टीरिया हो गए उन लोग को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब हम लोग बांटते हैं तो वहाँ हम लोग पढ़े हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेला। तो मोनेरा है प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा से फिर यूकैरियोट्स जो कि एडवांस एनिमल है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा, यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा होगा? प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होगा वो फ्रीली होगा, मतलब किसी स्ट्रक्चर से बाउंडेड नहीं होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा होगा। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स के राइबोसोम की बात करते हैं, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो फ्रीली भी मूवमेंट करता है और किसी सेल से भी, किसी सेल के और स्ट्रक्चर से भी बाउंडेड रहता है। सेल के स्ट्रक्चर से कब बाउंडेड रहता है? इन द केस अगर हम लोग देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से ऐसा एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहता है, वाइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक के मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होता है। यही राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? लिपिड का फॉर्मेशन करना। तो यूकैरियोट्स में हम लोग देख रहे हैं कि फ्री लिविंग भी है। मान लीजिए ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी घूमते रहता है ये चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूक्लियस से जो एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ईआर के सरफेस पे भी रहता है। तो राइबोसोम दोनों केस में रिसाइड कर रहे हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ऐसा मान लीजिए इसको कि ये दोनों हाथ जो है
एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। कैसे ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, वैसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम में दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट, एक लार्जर यूनिट। राइबोसोम बनता किससे है? राइबोसोम बनता है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है। राइबोसोम का जो कंटेंट होता है वो प्रोटीन होता है, देखिए, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए रहता है इसके अंदर, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे मान लीजिए अभी राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा रहता है राइबोसोम। तो इसमें एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। लार्जर प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो 70S राइबोसोम है और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम है। अब ये 70S 80S क्या है? ये डेंसिटी और साइज का यूनिट मान लीजिए। ये मैथमेटिकल यूनिट नहीं है, लेकिन इसको मान लीजिए कि ये डेंसिटी का यूनिट है, डेंसिटी और साइज का यूनिट है। कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम के साइज को अगर बांटें तो दो साइज का राइबोसोम में पार्ट्स मिलेगा, 70S एंड 80S, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम के दो पार्ट हैं। जब राइबोसोम को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, किसी सेल के कंपोनेंट को लिए जिसमें राइबोसोम है, उसको अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज में दो टाइप का सेटलमेंट आता है। एक लार्जर सेटलमेंट जो कि बिगर साइज का मॉलिक्यूल्स होता है, और एक स्मॉलर सेटलमेंट। उसी के हिसाब से हम लोग राइबोसोम को दो तरह के राइबोसोम में बांटे हैं, 70S एंड 80S। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें 70S के राइबोसोम होते हैं, जिसका 70S फर्दर जो दो सब यूनिट से बनता है, 30S एंड 50S। S क्या है? S हम बताएं कि इसको कहते हैं सेड्सबर्ग यूनिट, ठीक है। ये डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट करता है। इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैथमेटिकल काउंटिंग नहीं है। ये राइबोसोम के का अपना डेंसिटी और साइज मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं। 80S राइबोसोम के फर्दर दो सब यूनिट हैं, 40S एंड 60S। अब इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 40S और 60S ऐड ऑन करके 100 होना चाहिए। ये मैथमेटिकल काउंटिंग नहीं है, ये बायोलॉजिकल काउंटिंग है। ये राइबोसोम को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो अलग अलग तरह के कंपोनेंट सेपरेट होके हम साइंटिस्ट को अवेलेबल हुए, जिनको वो एक यूनिट दिए उनको नापने के लिए, जिसको सेड्सबर्ग यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो 70S का राइबोसोम जो है उसके पास दो यूनिट होते हैं। वो दो तरह के यूनिट से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 30S एंड 50S। और 80S का जो राइबोसोम है वो दो तरह के यूनिट से बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं 40S एंड 60S, ठीक है। ये याद करने वाली चीज है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक, न्यूक्लियस में क्या रहता है? सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आप लोग को पता होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर डीएनए कंटेंट जो है बॉडी का, सेल का, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या रहता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। ये एक्चुअली क्या है कि जहां पे डीएनए हाईली कंडेंस्ड रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोलस, उस जगह को न्यूक्लियस के अंदर जो कि रहता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये बता ही चुके हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस में ये सिंथेसाइज होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है और अटैच्ड होता है। अटैच्ड किस में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये अटैच्ड होता है, ठीक है। और अगर राइबोसोम को फर्दर हम देखें तो दो यूनिट हो गया इसका, दो सब यूनिट, एक लार्जर और एक स्मॉलर, ठीक है। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं,
ये जब सेल रेस्टिंग में हो स्टेज में होगा, जब सेल को किसी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करना है, तो दो सब यूनिट जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे। और जब सेल के पास स्टिमुलस आएगा, सेल को सिग्नल मिलेगा कि अब हमको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तब ये दोनों राइबोसोमल यूनिट जो है ये दोनों आपस में मिलेंगे और कुछ फर्दर प्रोसेस जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में रिजल्ट करेगा उसको चलाएंगे। तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके बारे में कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बना तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, अब सेल को जरूरत है प्रोटीन बनाने की। ठीक है, सेल प्रोटीन बनाएगा। डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है कि हमारे न्यूक्लियस में, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक कंपोजिशन का एक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रोटीन को बनाना है, कौन सा प्रोटीन डोमिनेंट है, कौन सा प्रोटीन रिसेसिव है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस डीएनए के पास होती है। अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए को उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन बनाना है। ठीक है, कि अगर ग्रोथ का प्रोटीन है तो ग्रोथ का फैक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये सब इसी डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि हाइट का क्या है, एच रिसेसिव जीन है या डोमिनेंट जीन है। डीएनए के पास दो, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है जीन का। ठीक है, दो चेन होती है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, और इस पे जो है जेनेटिक कोड इंक्रिप्टेड होते हैं। इन दो चेनों पे जेनेटिक कोड जो है इंक्रिप्टेड होते हैं। ठीक, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इसी डीएनए से जीन जो है जिसपे डीएनए की कोडिंग है, जेनेटिक कोडिंग है, इसी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा जो कि न्यूक्लियस में हो रहा है। आरएनए का फॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है। आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए अब तीन टाइप्स के होंगे, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, आरआरएनए से तो राइबोसोम बना ही है, आरआरएनए से खुद राइबोसोम बना है। ठीक है, वो आरएनए जो कि डीएनए से बना है, वो आरएनए भी डीएनए से ही बना है। जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, जब हमारा फीटल स्टेज था, तो ये सब प्रोसेस चला कि डीएनए से आरएनए बना। ठीक है, ये प्रोसेस बॉडी में चल रही, हमेशा से चल रहा होता है। ठीक, तो डीएनए से आरएनए बन गया। अब आरएनए के दो सब यूनिट हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। तीन टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। आरआरएनए से तो राइबोसोम बना ही है, राइबोसोम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आरआरएनए का है। ठीक है, और जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए उसको हम लोग कहते हैं, टीआरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए का क्या काम होता है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म से आके जो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट है उस पे अटैच्ड हो जाता है। स्मॉलर सब यूनिट के पास एमआरएनए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसके पास कुछ साइट्स होती है यहाँ इसके सरफेस पे, जिसको कहते हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट।
ठीक है, तो ये mRNA आके इस बाइंडिंग साइट से रिएक्ट करेगा और इस स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि दोनों सब यूनिट आपस में मिले हुए नहीं रहते हैं, हमेशा आपस में अलग अलग रहते हैं। जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है तो mRNA आता है और स्मॉलर सब यूनिट पे अटैच हो जाता है। mRNA को हम लोग कहते हैं मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA, ठीक है। RNA आया, ये स्मॉलर सब यूनिट पे अटैच हो गया, ठीक। अब RNA के पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जेनेटिक कोड को रीड कर सकते हैं। mRNA DNA से mRNA बना, mRNA के पास क्या है, मैसेंजर है, उसके पास क्या है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो वो DNA से कॉपी करके लाया है। RNA के पास प्रोटीन्स बनाने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो DNA से कॉपी हुआ है। DNA में हमारा बॉडी का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस खास प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो है RNA DNA से कॉपी करके लाया। उसके बाद RNA कहाँ बाइंड हो गया, स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड हो गया, और राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है ये फिर इसमें एक और होता है RNA, tRNA। जैसे ये mRNA स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हुआ, वैसे साइटोप्लाज्म में जो है इस शेप के tRNA साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ठीक है। ये tRNA क्या करते हैं, tRNA mRNA के बाइंडिंग, mRNA के ये जो कोड है, जेनेटिक कोड है, उनको रीड करते हैं और उसी अनुसार से जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक, सॉरी अमाइनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड। ये tRNA क्या करेगा, ये tRNA है, tRNA है, ठीक है। ये tRNA क्या करेगा, ये mRNA के जेनेटिक कोड को रीड करेगा और उसी हिसाब से न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में है, उनको बाइंड, एक दूसरे से बाइंड करा के पेप्टाइड का चेन बनाएगा, फिर दो पेप्टाइड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनेंगे जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब mRNA ऐसा स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड किया, tRNA इस mRNA के कोड को रीड करेगा और फिर ये रीड करके इस लार्जर सब यूनिट की मदद से जो भी अमाइनो एसिड्स हैं साइटोप्लाज्म में, उनका एक चेन बनाने लगेगा, ठीक है। tRNA का क्या काम है, tRNA mRNA के कोडिंग को रीड करके उसी जो कोडिंग है उस हिसाब के अमाइनो एसिड को एक जगह इकट्ठा करेगा और उससे फिर पेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन का फर्दर सिंथेसिस होगा। तो ये है राइबोसोम का काम। प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम कैसे करती है ये हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। और एक चीज, ये जो असेंबली है दोनों यूनिट का, जब ये दोनों यूनिट प्रोटीन का जब सिंथेसिस करना होगा, जब इंफॉर्मेशन आएगी इन दोनों के पास कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, अब तुम दोनों मिल जाओ, तो ये Mg2+ आयन होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, उनके प्रेजेंस में ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे। अगर Mg2+ की एब्सेंस है तो ये दोनों एक दूसरे से बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे से बाइंड कराना है, अच्छे से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए साइटोप्लाज्म में। ये हम लोग जान गए कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ठीक है।